ਉਹ ਪੜਦੀ ਉੜਦੀ ਅਨੈਕਸ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਉਫ ਲਾਲਠੇਣ। बंटवारे के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों को यह ख्याल आया कि नैतिक अपराधियों की तरह पागलों का भी तबादला हो जाना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खाने में मौजूद हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं था कि ये बात सही थी या गलत, लेकिन विद्वानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची जगहों पर कॉन्फ्रेंसें हुई, छानबीन की गई और आखिरकार एक दिन तबादले के लिए तय हो ही गया। वो मुसलमान पागल जिनके सगे संबंधी हिंदुस्तानी में थे उन्हें वहीं रहने दिया गया, बाकी जो थे उन्हें सरहद के पास रवाना कर दिया गया। इधर पाकिस्तान में चूंकि करीब सभी हिंदू सिख पागल जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल से जो 12 बरस से बाकायदा हर रोज जमींदार पढ़ता था, उससे उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं, उसने कहा। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतान और आकड़ आकड़ फिरते हैं, उसने कहा। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि वो फर्श पर फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। कई पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें ज्यादा तो तादाद ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने कुछ दे दिलाकर उन्हें पागल खाने भिजवा दिया ताकि वो फांसी के फंदे से बच जाए। ये कुछ कुछ समझते थे, कुछ कुछ जानते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हो रहा है और पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही घटनाओं से ये भी बड़े अनजान थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही बड़े अनपढ़ और जाहिल किस्म के थे। उनकी बातचीत से भी कोई खास नतीजा नहीं मिलता था। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको लोग कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग सा देश बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वो पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह ख़राब नहीं था, वो इस असमंजस में थे कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। अगर वो हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसा पहले वो यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसके चक्कर में वो ऐसा गिरफ्तार हुआ कि वो और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन वो पेड़ पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गंभीर समस्याओं पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर बहुत रोया। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में एक मुसलमान पागल था जो दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग के खास रविश पर सारा दिन खामोश ठहला करता था। यह तब्दीली जारी हुई कि उसने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और बिल्कुल नंग थड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो प्रेम में असफल होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर में एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हुआ था। हालांकि उसने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन पागलपन की हालत में भी वो उसको न भूला था। चुनांचे वो उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी।
जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील के कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहाँ उसकी प्रेमिका रहती है। मगर वो लाहौर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो छुप छुप कर घंटों इस मसले पर गुफ्तगू करते कि अब पागल खाने में उनकी हैसियत क्या रह जाएगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, डबल रोटी के जगह कहीं उन्हें ब्लडी इंडियन चपाती तो नहीं खानी पड़ेगी। एक सिख था जिसे पागल खाने में आए 15 बरस हो चुके थे। उसके मुंह से हर वक्त ये अजीबोगरीब शब्द सुनने में आते थे, ओ पिड़दी, गिड़गिड़दी, अनेक्स्ती, बैंधियानादी, मूंगदी दाल ऑफ द लालटेन। वो न दिन में सोता था न रात में। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के लंबे अरसे में वो पल भर के लिए भी न सोया था। लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी। मगर इस शारीरिक कष्ट के बावजूद वो लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागल खाने में बातचीत होती तो वो बड़े गौर से सुनता। कोई उससे पूछता कि इस विषय पर उसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओ पर्दी, गिड़गिड़दी, नेक्सदी, बैंदियानादी, मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह टोबा टेक सिंह ऑफ द गवर्नमेंट ने ले ली और अपने दूसरे पागलों से उसने पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो ये बताने की कोशिश करते थे वो इस चक्कर में उलझ कर रह जाते कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था पर अब सुना है वो पाकिस्तान में है। क्या मालूम कि लाहौर जो आज पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में न चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान न बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही न हो जाए। उस सिख के केश छिद्रे होकर बहुत थोड़े रह गए थे। चूंकि वो बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसकी वजह से उसकी शक्ल बड़ी भयानक सी हो गई थी। मगर आदमी निरी था। 15 बरसों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था और अचानक एक दिन उसका दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदारों से लोहे की मोटी मोटी जंजीरों के में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिला करा गया। महीने में एक बार मुलाकात के लिए लोग आते थे और उसकी खैर खबर पूछकर चले जाते थे। एक अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतई मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके सगे संबंधी उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप ही पता चल जाता था। चुनांचे वो दफेदार से कहता कि आज उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन मलता और सिर में तेल लगाकर कंघा करता। वो कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता वो निकलवा कर पहनता और यूं वन सवर कर अपने मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो चुप रहता या कभी कभार ओ पिड़दी, गिड़गिड़दी, अनेक्स्ती, मूंगती दाल ऑफ द लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरस में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही न था। वो बच्ची थी तो अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उसकी खुरे दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी।
पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे मानो उसकी दिल की आवाज भी बंद हो गई थी, जो उसे आने वाले की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आए, जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो वो उसे यकीनन बता देते कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो अपने आप को खुदा कहता था। उससे जब बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, तो उसने अपना एक स्वाभाविक ठहाका लगाया और कहा, हा हा हा, वो न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में है, इसीलिए क्योंकि अब तक हमने हुक्म ही नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई बार मिन्नत समाजित की कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, लेकिन वो अत्यधिक व्यस्त था, इसीलिए क्योंकि और उसे बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ਉਹ ਪੜਦੀ ਗੁੜਗੁੜਦੀ ਅਨੇਕਸਤੀ ਬੈਂਧਿਆ ਨਾਦੀ ਮੂੰਗ ਦੇ ਲਾਲਟੇਨ ਆਫ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी दी फतेह जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो मेरी ज़रूर सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त उसे मिलने के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसे कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ तुमसे मिलने आऊँ, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। बिशन सिंह को कुछ याद आने लगा। बेटी रूप कौर। फजलदीन ने रुककर कहा, हाँ हाँ, वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसे जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने पाड़ा दिया है, दूसरी की पाड़ी हुई थी पर वो 6 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक कोई खिदमत हो तो कहना, ठीक है, मैं हर वक्त तैयार हूं। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूं। बिशन सिंह ने मरोंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दिए और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने जरा हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहां था। कहाँ? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? उसने पूछा। पाकिस्तान में? नहीं, हिंदुस्तान में नहीं। फजलदीन बौखला सा गया था। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी और तबादले का दिन भी तय हो चुका था। सख्त सर्दी पड़ रही थी। जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख भरे पागलों से भरी लॉरियां पुलिस के रक्षक दस्तों के साथ रवाना हुई तो संबंधित अफसर भी साथ थे। वागा के बॉर्डर पर दोनों ओर के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और आरंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा मुश्किल काम था। कहीं तो लॉरियों से निकलते ही नहीं थे। जो निकलना मंजूर कर लेते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उन्हें कपड़े पहनाए जाते तो वो उन्हें फाड़ कर अपने तन से अलग कर देते थे। कहीं गालियां दे रहे थे, कहीं बक रहे थे, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों का बहुमत इस तबादले की हक में नहीं था, इसीलिए कि उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्यों उनको अपनी जगह से उखाड़ कर कहीं और फेंका जा रहा है। वो कुछ एक जो सोच समझ सकते थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार तो फसाद होते होते बचा,
क्योंकि कुछ मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वागा के उस पर संबंधित अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहां है? अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक और हटाओ और दौड़कर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ा और उसे रोक लिया और उसे दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, टोबा टेक सिंह कहां है? ओ पर्दी गुड़गुड़दी अनाक्स दी बैंध्याना। उसे बहुत समझाया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे तुरंत वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी ओर ले जाने लगे तो वो बीच में एक जगह इस तरह अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे वहां से कोई ताकत नहीं हटा सकेगी। आदमी चूंकि निरी था, इसीलिए उससे ज्यादा जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़े रहने दिया गया और बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले निश्चेष्ट और अचल खड़े बिशन सिंह के कंठ से एक गगनभेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था, आज वो औंधी मुंह लेटा है। उधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर ऐसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान, और बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, वहां टोबा टेक सिंह पड़ा था।